पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में 4 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक का जो हफ़्ता जो आज कंप्लीट हो रहा है, इस हवाले से बात की जाएगी और इस हफ़्ते में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से, केएसई 100 इंडेक्स के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, डॉलर की प्राइस के हवाले से, गोल्ड की प्राइस के हवाले से, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। जैसे कि मैं अक्सर इसके इंट्रो में बता रहा होता हूँ कि बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ का मकसद ही यही है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको बाखबर रखा जाए, क्योंकि अगर आप एक बाखबर इन्वेस्टर होंगे कंपनीज़ के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से और दीगर जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके हवाले से, जितना ज़्यादा आप बाखबर होंगे उतने ही आप अच्छे डिसीजन लेकर कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जो पहली ख़बर है वो केमिकल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है ईपीसीएल एंग्रो पॉलीमर, उसके हवाले से है। इस कंपनी ने ऐलान किया है कि 29 फरवरी 2024 तक गैस की फ्राहमी के लिए सुई सदरन के साथ इसका एक इंटरिम एग्रीमेंट तय पा गया है। और ये एक मस्बत ख़बर है इस कंपनी के हवाले से, क्योंकि जो सर्दियों के 2-3 महीने होते हैं इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस की जो शॉर्टेज होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है नेगेटिवली मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, ख़ास तौर पे उन कंपनीज़ को कि जिनके बिज़नेस के लिए गैस की फ्राहमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब इस कंपनी को 29 फरवरी 2024 तक गैस की जो फ्राहमी होगी सुई सदरन की जानिब से इस इंटरिम एग्रीमेंट के तहत, तो इससे कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको बिला तातुल जारी रखने में मदद मिलेगी। और वी कैन होप कि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा इस कंपनी की ओवरऑल बिज़नेस के ऊपर आने वाले जो 2-3 महीने हैं उसमें। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो हबीब बैंक के हवाले से। हबीब बैंक लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि एचबीएल ज़रई सर्विसेज लिमिटेड को बैंक की एक होली ऑन सब्सिडरी के तौर पर स्टेट बैंक की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। ये कुछ अर्सा पहले की खबर थी, जिसमें इस अनाउंसमेंट आई थी हबीब बैंक की तरफ से कि वो मुल्क के अंदर ज़राअत के फ़रोग में अपना किरदार अदा करने के लिए एचबीएल ज़रई सर्विसेज शुरू करना चाह रहा है, और अब उसको बाकायदा तौर पे स्टेट बैंक की तरफ से अप्रूवल भी मिल गई है। तो ये वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी बेस पे अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जो एचपीएल की सर्विसेज हैं वो बेहतर तौर पे मुल्क के लिए भी कारआमद साबित होंगी, और साथ साथ एचबीएल के लिए भी इस जो एडिशनल एक सब्सिडरी है इसकी वजह से उसको भी फ़ायदा होगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो चिराट पैकेजिंग लिमिटेड के हवाले से है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि इसका जो पेपर स्टैक लाइन 5 है उसको ये सेल कर रही है 4.4 मिलियन यूरो की प्राइस के ऊपर। तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव है इस कंपनी की जानब से, और एक अच्छा इन्फ्लो जनरेट होगा इस कंपनी के लिए अपनी इस पर्टिकुलर लाइन को फ़रोख्त करने से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अपनी एक लाइन को बेच रही है तो अब इसका जो अपना कोर बिज़नेस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो उस हवाले से भी इन्होंने वाज़ेह किया है कि जो कंपनी की अपनी ज़रूरियात हैं उसके लिए जो पेपर सैक लाइन नंबर 3 और पेपर सैक लाइन 4 है, वहाँ से जो इनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि इसकी जो मजमूई सलाहियत है इन 2 लाइन्स की वो 160 मिलियन पेपर सैक पर एनम है। तो ओवरऑल ये कैश इनफ्लो जनरेट होगा इस कंपनी के लिए, और वी कैन एक्सपेक्ट कि इसको ये बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और इस हवाले से अब एलसी के हवाले से, इसमें एलसी के हवाले से लिखा हुआ है कि एलसी इसकी ओपन हो गई है, और आगे चलकर जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं या मोडालिटीज़ हैं वो जब सारी तय हो जाएंगी तो उसके बाद ये जो कैश है बाकायदा तौर पे इसको मिल जाएगा, और ये सेल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उस पैसे को ये बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करने की पोजीशन में होंगे इन द अदर एरियाज़ ऑफ देयर बिज़नेस। इसके बाद जो अगली खबर है वो मेटको फूड्स लिमिटेड एमएफएल के हवाले से है, जो कि फूड सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया कराची में जो इनकी अपनी ज़मीन है उस पे इस कंपनी का 4000 एमटी सालाना सलाहियत का एक नया प्लांट फ़ाल हो गया है, जो कि डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट का प्लांट है। और ओआरएस वगैरह में ये यूज़ होता है डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट। और ये जो प्लांट है ये इनका 14 माह की एक कलील मुद्दत में कंप्लीट हुआ है, और ये एक अच्छी अचीवमेंट कहलाई जाएगी इस कंपनी की। और इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, बल्कि जो कंपनी का एक्सपोर्ट का बिज़नेस है वो भी बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट की मद में ये एक कसीर ज़र मुबादला कमाने का भी सबब बनेगा।
तो इट मीन्स कि कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और अपने प्लांट्स को फ़ाल करने, उसको बेहतर तौर पे टाइमली कंप्लीट करने में अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो लगा रही है। तो होपफुली इसकी बेसिस पे अब इन फ्यूचर हम इस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके अंदर भी इजाफ़ा देखेंगे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है marketswaves.com ने, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स की टॉप 100 कंपनीज़ के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। marketswaves.com इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन टूल कंसिडर किया जाता है। marketswaves.com पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज के हवाले से आपको बेहतरीन टेक्निकल डेटा फ्राहम करता है, और इसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर एनालिसिस करके बेहतरीन स्टॉक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को कामयाब बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी जो भी रिसर्च है वो यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पे OGDC को देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल वो बियरिश है, और साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर, और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर की जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब जो आखिरी ख़बर है वो इन सारी ख़बरों की काइंड ऑफ फादर न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को और स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट्स है उसको भी, और ओवरऑल हमारी इकानमी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो कैश के इनफ्लोज़ की होती है, डॉलर के इनफ्लोज़ की। तो उस हवाले से नवंबर में स्टॉक लेवल एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ था फॉर द सेकंड ट्रांच ऑफ IMF लोन। तो उस हवाले से अब ख़बर ये है कि 11 जनवरी 2024 को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें पाकिस्तान को जो ये $700 मिलियन की किस्त मिलनी है, इस हवाले से भी अप्रूवल एक्सपेक्टेड है। तो ये एक मुस्बत ख़बर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ख़बर आना शुरू हो गई थी कि IMF के बोर्ड की जो मीटिंग्स हैं अपकमिंग, उसमें एज सच अभी तक ये एजेंडा में पाकिस्तान की जो दूसरी किस्त है ये नहीं रखी गई, और उससे पहले ये चांसेस भी थे कि शायद क्रिसमस की छुट्टियों से पहले शायद ये हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, 11 जनवरी भी कोई दूर नहीं है। तो अब ये एक मुस्बत चीज़ है कि इस दफ़ा कोई ज़्यादा इतना प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भी जो कुछ भी अपनी एफ़र्ट्स की हैं उसके साथ IMF एग्री हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी जल्दी हो गया। एज़ सच कोई ऐसी लंबी चौड़ी उनकी तरफ से शराइत नहीं आई जिनको पूरा ना किया जा सके। FBR की तरफ से जो टैक्स कलेक्शन है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से हो रही है, और जो दीगर शराइतें हैं IMF की, जिसमें बिजली की जो प्राइसेस हैं वो वक्तन बढ़ाई गई हैं। साथ साथ दीगर जो ऑप्शंस हैं जिनसे कैश का इनफ्लो जनरेट हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी एज़ पर प्लान की गई हैं, और टैक्सेशन के हवाले से भी IMF की जो शराइत है उनको माना गया है। तो ओवरऑल अभी तक एक अमेकेबल सिचुएशन है पाकिस्तान और IMF के दरमियान। चीज़ों का एक उन दोनों का सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर अब पाकिस्तान को मज़ीद IMF प्लान की ज़रूरत होगी, क्योंकि फ़िलहाल हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो फिर तो ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि कर्ज़ा ना हो, लेकिन आइडियल सिचुएशन नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसके लिए आगे भी कामयाबी से चलने के लिए ये एक प्री रेक्विजिट है कि इसको IMF के साथ जुड़ा रहना होगा। अदरवाइज़ जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको पूरा करना और मुल्क की इकानमी को सही से चलाना शायद मुमकिन नहीं होगा इसके बगैर। अब हम USD और PKR की मूवमेंट का जायज़ा लेते हैं। इस हफ़्ते के दौरान खुशाइन चीज़ ये है कि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा रहा। ₹284.53 पे क्लोज़ हुआ था 4 दिसंबर को, और आज की डेट में यानी 8 दिसंबर को देखें तो ₹283.87। तो लगभग 66 पैसे का फ़र्क पड़ा है ओवरऑल। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इससे ये पता चल रहा है कि कम से कम डॉलर बढ़ नहीं रहा, कम ही हो रहा है, और 280-85 के बीच में काफ़ी दिनों से कुछ 2-3 हफ्तों से हम एक मूवमेंट देख रहे हैं। तो रियलिस्टिक सा नंबर हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जब डॉलर की प्राइस एकदम से शूट कर जाए या एकदम से गिरना शुरू हो जाए, दोनों सूरतों में ये लगता है कि ये शायद कुछ बैक एंड पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस तरह एक रियल सेंस में छोटी-मोटी जो मूवमेंट्स आ रही होती हैं, ये ऑर्गेनिक मूवमेंट्स कहलाती हैं।
तो इससे पता चलता है कि इस वक्त डॉलर शायद अपनी एक स्टेबल पोजीशन के आसपास अब मंडलाता नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अगर गिर रहा हो तो इसका मतलब वो भी एक मार्केट के अंदर एक एम्बिग्विटी की सूरत हाल पैदा कर रहा होता है, और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा हो तो भी एक एम्बिग्विटी की सूरत हाल होती है। तो दोनों सूरतें इकानमी के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि हमारी जो हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है, इम्पोर्ट के बिल पे फ़र्क पड़ता है। फिर एक्सपोर्ट्स जो होती हैं उसके लिए भी थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट्स के प्रोसीड्स आनी होती हैं उस पे भी जो एक्सपोर्टर होता है वो थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है उस सूरत में। लेकिन अगर डॉलर एक मुस्तहकम और एक ऑर्गेनिक मूवमेंट दिखाता रहेगा तो दोनों साइडों से हमें फ़ायदा होगा। अब इसके बाद अगर हम रिज़र्व्स की बात करें तो इस हफ़्ते जो डेटा जारी हुआ है जिसमें जो एक हफ़्ता पहले का डेटा होता है, 1 दिसंबर का जो डेटा है उसके मुताबिक अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। आप 24 नवंबर का देख सकते हैं कि 12.39 बिलियन थे, जो इस दफ़ा कम होकर अब 12.11 बिलियन रह गए हैं। तो ज़ाहिर है बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं जो ड्यू होती हैं, पेमेंट्स करनी होती हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लोज़ कितने आ रहे हैं रेमिटेंस की मद में या दीगर ज़राए से, वो भी मैटर कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस दफ़ा काफ़ी बड़ा एक हमें डेंट देखने को मिला है। लेकिन जैसे अभी मैंने बात की थी, आईएमएफ की ट्रांच भी एक्सपेक्टेड है, प्लस दीगर सोर्सेज से भी कुछ उम्मीदें हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो मेंटेन रह सकते हैं। 12 से ऊपर मेंटेन रखना भी एक अचीवमेंट कहलाएगी इस सिचुएशन के अंदर। और वी होप कि अब ये जो डॉलर्स का इन्फ्लो आईएमएफ से भी उम्मीद की जा रही है, और फ्यूचर में जीसीसी और ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया से कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें मटीरियलाइज़ हो जाती हैं तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो काफ़ी मुस्तहकम हो सकते हैं। अब अगर हम सोने की बात करें तो इस हफ्ते में गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। इससे पहले हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादातर हर हफ्ते का जो डेटा होता है उसमें अमूमन ऊपर ही जा रही होती है, लेकिन 4 दिसंबर को देखें तो 2,19,800 पे था 24 कैरेट्स जो सोना है वो पर तोला। तो उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिली 5 और 6 को, 2,16,700 पे चला गया था। बहरहाल 7 और 8 को देखें तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिली। लेकिन कुल मिला के देखें तो वीक का जो स्टार्ट था उसमें 2,19,800, और जो वीक क्लोज है उसमें 2,17,400। तो 2-2.5 हज़ार का फ़र्क बहरहाल इस दफ़ा पड़ा है सोने की कीमतों में। अब हम केएसई 100 इंडेक्स का अगर जायज़ा लें इस हफ़्ते का तो बहुत ही मुस्तहकम और बहुत ही पॉजिटिव और एक ट्रू स्पिरिट के अंदर आपको इस दफ़ा इंडेक्स देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 दिसंबर से लेके आज की डेट यानी 8 दिसंबर तक मुसलसल इंडेक्स के अंदर ना सिर्फ ये कि एक ज़बरदस्त किस्म की बुलिश रैली देखने को मिली, साथ-साथ यहाँ पर आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली हाई वॉल्यूम्स लगना शुरू हो गए हैं। हिस्टोरिकली हाई से मुराद पिछले मैं कुछ अरसे की बात कर रहा हूँ, कि उसमें अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में इस हफ्ते में अभी आज और कल यानी थर्सडे और फ्राइडे के अगर आप वॉल्यूम्स देखें, इवन इससे पहले आप 6 तारीख का भी वॉल्यूम देखें, तो ये पिछले काफ़ी अरसे के मुकाबले में अच्छा खासा ज़्यादा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का बढ़ना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि स्टॉक मार्केट में गहमा-गहमी आ रही है और लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हुए हैं। साथ-साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी तरफ से भी इन्फ्लोज़ मुसलसल आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हौसला अफ़ज़ा चीज़ है। और अगर हम यहाँ पर 4 तारीख को देखें तो जो मार्केट की ओपनिंग है वो तकरीबन 62,000 के आसपास थी, और आज की क्लोजिंग देखें तो 66,233 पे। तो लगभग 4,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ इस हफ्ते में पीएसएक्स में, केएसई 100 इंडेक्स में, जो कि बहुत ही हौसला अफजा चीज़ है। बेशतर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। रैलीज़ हमें थ्रू आउट देखने को मिल रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ख़ास सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा हो और उसकी वजह से रैली हो, बल्कि बेहतर तौर पे हमें मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर रिफ़ाइनरी भी चली इस हफ़्ते में, बैंक्स भी चले, इसी तरह सीमेंट में देखें, इवन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी हमें गहमा-गहमी देखने को मिली। ऑल्दो के कुछ बड़े जायंट्स जो हैं उसमें वो अभी भी अच्छी तरह चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एक रैली है, अच्छी गहमा-गहमी है, अच्छी मूवमेंट है स्टॉक मार्केट में। इंडेक्स फलता-फूलता हमें नज़र आ रहा है। और इसमें थोड़ा-सा अब मैं यही कहूँगा कि हमें कॉशियस अप्रोच के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर तो इंडेक्स मुसलसल जब इस तरह की फुर्ती दिखा रहा हो, तो ये तो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि सूनर और लेटर करेक्शन तो होनी ही होनी है। क्योंकि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का, कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीद ली होती हैं तो फिर उन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग तो करनी ही होती है। कोई भी जब कोई चीज़ ख़रीदता है स्टॉक मार्केट में, तो उसने ज़हन में ज़रूर रखा होता है, अपना एक टारगेट सेट किया हो जाता है
कि अगर फ़लाँ पर्टिकुलर नंबर पे पहुंच गया तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या फिर टेक्निकल्स को जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो भी कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बेस पे सूनर और लेटर अपनी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करते हैं। तो उसकी वजह से कुछ करेक्शन भी आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि खुदा न खास्ता अगर हमारी इकोनॉमी के हवाले से कोई नेगेटिव खबर आती है तो ये जितना ज़्यादा ऊपर न इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा उसके वो एक सस्पेक्टेड सिचुएशन होती है कि उतना ही ज़्यादा वो धड़ाम से गिर भी सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव ही खबरें आती रहती हैं, आगे मज़ीद पॉजिटिव डॉलर के इन्फ्लोज़ आते हैं, मुल्क की इकॉनमी रिवाइव करती है, इलेक्शन के हवाले से जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो दूर होती हैं, वक्त पे इलेक्शन होते हैं, एक्सेप्टेबल इलेक्शंस होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स में मज़ीद बेहतरी भी आ सकती है, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें करेक्शन भी आ सकती है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर और एक अच्छी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर अच्छे स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक्स या वो कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसमें अगर आप एज एन इन्वेस्टर इन होते हैं तो वक्ती तौर पे अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं, तो वो आपको कोई ज़्यादा डेंट नहीं डालेंगे। लेकिन ट्रेडर्स हैं वो लोग, या वो लोग जो कि पेनी स्टॉक्स में या छोटे मोटे स्टॉक्स में जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें सिर्फ रैली को देख के अगर जंप इन कर जाते हैं तो वो ज़्यादा एक वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। अब हम एक नज़र देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल मार्केट में। क्रूड ऑयल के साथ बहुत ज़्यादा हमारा लेना देना होता है, क्योंकि हमने ऑयल को इंपोर्ट करना होता है, और हमारी इकानमी का और हमारे बेशतर जो बिजनेसेस हैं उनका डायरेक्टली एक रिलेशनशिप होता है ऑयल प्राइसेस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते में ऑयल की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली नीचे जाने के बाद फिर से अब ऊपर आना शुरू हुई हैं। 74 से भी नीचे चला गया था क्रूड ऑयल, तो अब दोबारा से इस वक्त 75.6 पे है। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल की प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं, जो कि पाकिस्तान की इकानमी के लिए, हमारे इंपोर्ट बिल के लिए एक मुस्बत चीज़ है। लेकिन अब आगे चलकर ये प्राइसेस क्या वापस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं, या फिर ये 80 के आसपास अगर हॉवर अराउंड करती रहती हैं, तो उसकी बेसिस पे ही हम इसको मुस्बत या मनफी कह सकते हैं। फ़िलहाल एंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी ऑयल नीचे आया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में भी, और इस वजह से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तानी बिज़नेसेस को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर एक्सपेक्ट करें कि जो ऑयल की प्राइसेस की जो रैली है ये अब इतना ज़्यादा अगर रिट्रीट हो चुका है तो ये अब वापस ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर जाने की सूरत में फिर उसका हमारे बिज़नेसेस के ऊपर, हमारे मुल्क में ऑयल की प्राइसेस के ऊपर, और हमारे जो भी मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।